दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला बैंक है इंडिया के अंदर। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक रिटेल फोकस्ड बैंक है, यानी कि जो भी रिटेल लोन्स होते हैं, छोटे मोटे लोन्स, जैसे कि किसी को बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, तो ऐसे लोगों को ये लोन प्रोवाइड करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाले। और दोस्तों, अगर मैं इसके करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो करंट शेयर प्राइस इज अराउंड 63 रुपीज़ और जो मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इसलिए चुना क्योंकि इस बैंक की स्टोरी बहुत कमाल की है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ये एक मर्जर है आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट इन दोनों के बीच का। हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे और दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में इस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, हम प्रमोटर्स को देखेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, वैल्यूएशन पे भी एक नज़र डालेंगे और उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। यानी कि हम इसमें एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे और आपको बताएंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या अभी कोई शॉर्ट टर्म बाइंग है कि नहीं, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, ये भी एक डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि ये बैंक बना कैसे। अब आप सभी को पता होगा कि दिसंबर 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो फाउंड हुआ था और ये एक मर्जर था आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट इन दोनों के बीच का। अब दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक था जो कि सरकारी बैंक था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मेन फोकस था दोस्तों वो इंफ्रा सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड करना था। यानी कि मान लीजिए अगर किसी बिल्डर को बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़े अपार्टमेंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए जो भी लोन की ज़रूरत रहती थी उसमें आईडीएफसी बैंक जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया करता था, यानी कि इंफ्रा सेक्टर में ये लोन्स प्रोवाइड किया करते थे। वहीं अगर हम कैपिटल फर्स्ट की बात करें दोस्तों, जो कि एक एनबीएफसी थी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो इस कंपनी का जो मेन फोकस था वो रिटेल लोन्स को प्रोवाइड करना था। यानी कि अगर किसी को बाइक लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, तो ये सारे लोन्स प्रोवाइड करना कैपिटल फर्स्ट का काम था दोस्तों। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच मर्जर इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी को पता है कैपिटल फर्स्ट जो है वो रिटेल लोन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जो आईडीएफसी बैंक था वो होलसेल लोन्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब होलसेल लोन्स दोस्तों वो लोन्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट के लोन्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आईडीएफसी बैंक जो है वो इंफ्रा सेक्टर में लेंडिंग का काम करता था, यानी कि इंफ्रा कंपनीज जो भी बड़ी बड़ी रहती थी उन्हें लोन्स प्रोवाइड करता था उनके प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो यहाँ पे जब ये दोनों बैंक्स कंबाइन हुए तो इनकी जो लोन बुक थी वो बहुत ही बढ़िया मिक्स बन गया उसमें, यानी कि जो रिटेल लोन्स थे, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के छोटे छोटे टिकट साइज के जो लोन्स थे, एक उनका भी कॉम्बिनेशन आ गया और जो बड़े बड़े लोन्स थे यानी कि कॉर्पोरेट लोन्स, उनका भी एक मिक्सचर आ गया इस नए बैंक की लोन बुक में। तो इसी वजह से इस बैंक का फॉर्मेशन हुआ। अब दोस्तों, जब ये नया बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फाउंड हुआ तो कैपिटल फर्स्ट के प्रमोटर मिस्टर वी वैद्यनाथन इस कंपनी के सीईओ बने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। और दोस्तों, मिस्टर वी वैद्यनाथन को 25 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बैंकिंग के सेक्टर में। ये 90s के टाइम पे सिटी बैंक में काम किया करते थे और उसके बाद ये जब 2000 में इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को चुना, वहाँ पे इन्होंने जब जॉब करी तो वहाँ पे भी इन्होंने 10 साल में काफ़ी ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक में हेल्प करी उनको ग्रो करने में और वहाँ पे ये रिटेल सेक्टर को ही सर्व करते थे। यानी कि जो भी रिटेल सेक्टर में जो भी लेंडिंग होती है, जो भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल था दोस्तों। तो मिस्टर वी वैद्यनाथन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अगर हम ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भले ही अभी अभी नया नया बैंक फाउंड हुआ है लेकिन इनके मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रमोटर्स की बात इसलिए करी क्योंकि अगर आप पूरी इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को उठा लें तो अगर मैं सक्सेसफुल बैंक्स की बात करूँ दोस्तों तो उसमें एक एचडीएफसी बैंक आता है, एक इंडसइंड बैंक आता है, कोटक बैंक आता है, एक बंधन बैंक आता है। दोस्तों, अगर आप इन सारे बैंक्स के ऊपर एक नज़र डालें तो आप एक कॉमन चीज़ पाएंगे दोस्तों, उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया थे, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट था वो बहुत ही सुप्रीम था। और यहाँ पे भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में ऐसा है। अब यहाँ पे मिस्टर वी वैद्यनाथन जो हैं वो इस बैंक को लीड कर रहे हैं और दोस्तों ये बहुत अच्छे मैनेजर माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बैंक एंड एनबीएफसी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इन्होंने 2010 में कैपिटल फर्स्ट को ज्वाइन किया था तो वहाँ पे दोस्तों
कैपिटल फर्स्ट की जो हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि जो प्रॉफिट्स थे कैपिटल फर्स्ट बैंक के वो काफ़ी कम थे। अगर मैं एक छोटे से रेशो का एग्जांपल लूँ, यानी कि कॉस्ट टू इनकम रेशो 80% था। अब दोस्तों कॉस्ट टू इनकम रेशो का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन 100 रुपये लगा रहा है अपने बिजनेस में, तो उसमें से जो इनके खर्चे हैं वो कितने परसेंट है। यहाँ पे जो है 2010 में वो कॉस्ट टू इनकम रेशो 80% हुआ करता था, यानी कि हर 100 रुपये जो बैंक कमा रहा था उसमें से 80 रुपये का इन्हें खर्चा करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों यही रेशो 2016 में सिर्फ 48% रह गया, यानी कि अगर एनबीएफसी 100 रुपये कमा रही है तो यहाँ पे इन्हें बस जो इनकी कॉस्टिंग थी वो 48 रुपीज़ ही पड़ रही थी हर 100 रुपये इनकी कमाई पर। तो ये जो मैट्रिक है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि कैपिटल फर्स्ट को कितना अच्छे से लीड किया गया था मिस्टर वी वैद्यनाथन के द्वारा। और अब दोस्तों जब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आ गए हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने यही सेम चीज़ करी। जो रिटेल बैंकिंग है जिसमें इनकी एक्सपर्टीज है, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी रिटेल लोन बुक को ग्रो किया है। अब इससे हमें समझ में आता है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो दोस्तों हमें सबसे पहले इस कंपनी की बैलेंस शीट को देखना चाहिए। हम यूजुअली किसी भी नॉर्मल कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं, लेकिन बैंक्स को एनालाइज करते वक्त हमें हमेशा इनके बैलेंस शीट्स को देखना ही चाहिए। अब दोस्तों बैलेंस शीट्स में दो साइड होते हैं, एक साइड होता है एसेट, दूसरा साइड होता है लाइबिलिटी। हम सबसे पहले एसेट को चुनते हैं दोस्तों और समझते हैं कि बैंक के लिए एसेट क्या हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम बैंक के एसेट्स की बात करें तो हो सकता है बैंक के पास जो भी कैश रखा हुआ है वो उनका एसेट हो, जो भी इनके पास लैंड और प्रॉपर्टी है वो भी इनका एसेट हो। लेकिन जो सबसे बड़ा एसेट होता है दोस्तों वो होता है इनके वो लोन्स जो ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर किसी कस्टमर को कार लोन या बाइक लोन चाहिए और अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड कर रहा है तो ये बैंक के लिए एक एसेट होगा। अगर आप बैंक के नज़रिए से सोच के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो उनका जो भी कस्टमर है वो हर महीने छोटी छोटी सी ईएमआई यानी कि इंस्टॉलमेंट में उन्हें पेमेंट करता है, और ये इंस्टॉलमेंट बैंक की बहुत बड़ी एसेट है दोस्तों। इसी वजह से हमें इस एसेट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक पे फोकस करें तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो लोन्स हैं दोस्तों, जो भी इनकी लोन बुक है उसमें से 54% जो है वो रिटेल सेक्टर में दिया गया है। यानी कि जो भी रिटेल लोन्स होते हैं, छोटे छोटे हाउसिंग लोन, आपका कार लोन, बाइक लोन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिटेल लोन्स में आती है। और दोस्तों जो 46% है वो इनका होलसेल लोन्स में आ जाता है। अब दोस्तों होलसेल लोन्स यानी कि बड़े बड़े टिकट साइज के लोन, बड़े बड़े अमाउंट के लोन्स जो कि आईडीएफसी बैंक ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को दिए थे। तो यहाँ पे दोस्तों 46% जो लोन्स हैं वो होलसेल सेगमेंट में दिए गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें कि कौन सा सेगमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बैंक्स के लिए, तो दोस्तों मेरा जवाब है रिटेल। अब रिटेल सेगमेंट इतना प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बैंक है अपने कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी चाहता है कि जो इनका रिटेल पोर्शन है वो बढ़ जाए। इनका ऐसा टारगेट है दोस्तों कि 2025 तक जो इनका रिटेल सेगमेंट है लोन्स का, उन्हें ये 54% से बढ़ाकर 75% करना चाहते हैं। तो ये इनका एक टारगेट है और इसके लिए दोस्तों ये लोग नई नई ब्रांचेस खोल रहे हैं इंडिया के अंदर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। अब अगर हम बात करें बैंक्स के लाइबिलिटी साइड की, तो आप अगर ध्यान से सोचें तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि जो बैंक की सबसे बड़ी लाइबिलिटी है वो है हमारा बैंक अकाउंट होल्डर्स का पैसा। यानी कि अगर मैं कल जाता हूं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अकाउंट खुलवाता हूं तो मेरे जो भी पैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट में डले होंगे वो बैंक की एक लाइबिलिटी होगी, क्योंकि मैं एज अ अकाउंट होल्डर वो पैसा कभी भी निकाल सकता हूं और बैंक को वो पैसा मुझे वापस करना होगा। भले ही वो पैसा बैंक के पास रखा है लेकिन उन्हें वो पैसा मुझे कभी भी लौटाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से जो भी डिपॉजिटर्स का पैसा है वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैंक्स होते हैं उन्हें काफ़ी कम इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर कोई भी इनके पास सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा रखता है। तो अगर हम बात करें इनके अदर लाइबिलिटीज़ की, तो आप लोग जानते हैं कि जो डिबेंचर्स हैं वो भी इनके लिए एक लाइबिलिटी है। अगर ये पैसा रेस करते हैं डिबेंचर्स के थ्रू तो वहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में ये लोग 8.6% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं जो भी डिबेंचर्स इन्होंने इशू करके रखे हैं उस पर। अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लाइबिलिटीज पर ध्यान से नजर डालें तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो कासा है उससे 33.7% की लाइबिलिटी इनके पास है। कासा दोस्तों करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, यानी कि जो भी डिपॉजिटर्स ने पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रखा है वहां से इन लोगों के पास 33.7% कैपिटल आ रही है। अगर हम इनके डिबेंचर्स की बात करें दोस्तों तो 43% कैपिटल
जो बैंक वाले हैं वो डिबेंचर्स के थ्रू रेज कर रहे हैं। और दोस्तों ये चीज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बैंक डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करती है तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है बॉन्ड होल्डर्स को। लेकिन अगर वहीं पे पैसा इन्होंने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से लेके रखा है, यानी कि जो भी डिपॉजिटर्स का पैसा है, जहाँ पे बैंक्स को कम ब्याज देना पड़ता है अपने कस्टमर्स को, अगर बैंक्स ने पैसा वहाँ से ज़्यादा उठा के रखा है तो ये बैंक्स के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है और डिबेंचर्स में ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के रेशो को बढ़ाने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक अपनी नई नई ब्रांचेस खोल रही है ऑल ओवर इंडिया, मैंने आपको बताया था। और ऐसा IDFC फर्स्ट बैंक वाले इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग अपने डिपॉजिट बेस को बढ़ा सकें, यानी कि नए नए कस्टमर्स के बैंक अकाउंट खोल सकें, उनसे डिपॉजिट्स करवा सकें अपने बैंक में। और ऐसा ये लोग इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो काफ़ी कम हो जाए। अगर लोग करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट इनके बैंक में खोल लेंगे तो इनके पास डिपॉजिटर्स का पैसा आ जाएगा और उस पैसे को ये लोग उधार दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे इसलिए IDFC फर्स्ट बैंक अपनी नई नई ब्रांचेस खोल रहा है। और दोस्तों इसके साथ में इसको एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो भी ये लोन्स बांटना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, यानी कि नए नए कस्टमर्स को जो भी ये लोन्स देना चाहते हैं, वो लोन देना और भी ज़्यादा इनके लिए आसान बन जाएगा अगर ये अपनी नई ब्रांचेस को सही तरीके से खोल लेते हैं तो। अब दोस्तों अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक के इनकम स्टेटमेंट के बारे में, तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो FY 2020 के रेवेन्यूज हैं वो 17,962 करोड़ रहे हैं दोस्तों। और अगर हम इनके रेवेन्यूज को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज हैं वो साल दर साल बढ़ते गए हैं। FY 2018 में रेवेन्यू 10,000 करोड़ के आसपास थे, FY 2019 में यही रेवेन्यू 13,000 करोड़ के आसपास थे। तो जो रेवेन्यूज हैं वो तो बहुत स्टेबिलिटी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इनकी नेट इनकम पे नज़र डालें तो दोस्तों FY 2018 में नेट इनकम 879 करोड़ रुपीस थी। वहीं अगर हम FY 2019 और 2020 में नज़र डालें तो यहाँ पे जो इनकी नेट इनकम है वो नेगेटिव में चली गई है। अब ये जो नेट इनकम है दोस्तों ये नेगेटिव में इसलिए चली गई है क्योंकि बैंक ने कुछ लोन्स देके रखे थे इंफ्रा सेक्टर में। और आप लोग जानते हैं कि इंफ्रा सेक्टर में जो भी लोन्स दिए गए थे IDFC बैंक के द्वारा वो बहुत ही हाई अमाउंट के लोन्स थे, यानी कि बिग टिकट लोन्स थे। और वहाँ पे जब इन इंफ्रा कंपनीज ने डिफॉल्ट किया तो इस बैंक को बहुत ही तगड़ा लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे टिकट साइज बहुत बड़ा था। अगर मान लीजिए 300 करोड़ का लोन इन्होंने किसी इंफ्रा कंपनी को दे के रखा है और वो इंफ्रा कंपनी डूब गई, पैसा चुका नहीं पाई, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता था। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ। तो इसी वजह से दोस्तों जो ये इनकी होलसेल बुक है, यानी कि इंफ्रा कंपनीज को जिन्होंने लोन दे के रखे हैं वहाँ पे ये लोग अपना परसेंटेज कम कर रहे हैं। और रिटेल लोन्स यानी कि कार लोन्स, बाइक लोन्स, वहाँ पे ये लोग अपना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं ताकि प्रॉफिट्स इनके बढ़ पाए। और इसी वजह से अगर हम इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखें, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, तो आप देख सकते हैं इनके इनकम स्टेटमेंट में कि जून 2020 की बात करें तो यहाँ पे इनकी नेट इनकम 100 करोड़ थी और वहाँ से ये बैंक हर क्वार्टर में प्रॉफिट करता जा रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों। अगर हम इनके होलसेल बुक्स को देखें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी रिटेल बुक्स को देखें दोस्तों तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है नए नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए और लोन्स देने के लिए। अब दोस्तों हम समझते हैं कि क्या ये बैंक बाकी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ कम्पीट कर सकता है, क्या ये बैंक फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए कुछ और रेशोज़ को देखना चाहिए। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो IDFC फर्स्ट बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.03% है। दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है अगर हम किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो। और आप लोग देख सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.03% है, जो कि HDFC बैंक से भी ज़्यादा है। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है हम उसको समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे जैसे जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक हमें कुछ ब्याज देती है, वो बैंक के लिए तो एक एक्सपेंस है लेकिन हमारा फ़ायदा है। अब बैंक यहाँ पे हमें छोटा सा ब्याज देती है तो हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे ही पैसे को बैंक उठा के किसी और दूसरे कस्टमर को लोन दे देती है। वहाँ पे ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। वो इंटरेस्ट रेट 10%, 12%, 14% कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर वो कितना पैसा लेना चाहते हैं सामने वाले अपने कस्टमर से। और जब यहाँ पे वो अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को पैसा देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट 3 से 4% के आसपास होता है। तो दोस्तों ये जो स्प्रेड है इंटरेस्ट का, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट मार्जिन। और यहाँ पे ये इंटरेस्ट मार्जिन ही बैंक की मेन इनकम होता है। बाकी ये अदर सोर्सेज से कमा लेते हैं दोस्तों, जैसे कि नेट बैंकिंग सर्विसेज, ATM, ये सारी जो भी फीस बेस्ड इनकम है यहाँ से भी कुछ इनका रेवेन्यू आता है।
लेकिन दोस्तों जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो लोन देने से ही आता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये बताता है कि आप अपनी कैपिटल को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और उसमें से प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो HDFC बैंक और बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक से बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू मार्जिन। लेकिन अगर हम इनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखें, जो कि अनदर पैरामीटर है बैंक की एफिशिएंसी को चेक करने का, तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा सा नीचे है। IDFC फर्स्ट बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13.38% है, वहीं HDFC बैंक की एडिक्वेसी रेशियो 19% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये बताता है कि जो बैंक की कैपिटल है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, यानी कि जो भी बैंक की कैपिटल है क्या वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू आ रही है, क्या वो शेयर कैपिटल है, क्या वो रिजर्व से आ रही है। तो यही सारी चीज़ों का जो भी ओवरऑल मिक्स है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताता है। अगर मैं समअप करूं दोस्तों इनके फंडामेंटल्स को, तो मेरे ख्याल से इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। और अगर दोस्तों ये अपने ब्रांचेस के एक्सपांशन करने में सक्सेसफुल होते हैं और ये अपनी रिटेल लोन बुक को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा लेते हैं बिना ज़्यादा NPA की प्रॉब्लम को फेस करते हुए, तो मेरे ख्याल से ये बैंक फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है दोस्तों। तो फंडामेंटली मेरे ख्याल से बैंक बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। दोस्तों वैल्यूएशन में मैं यहाँ पे कंपैरेटिव वैल्यूएशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं IDFC फर्स्ट बैंक को बाकी दूसरे बैंक से कंपेयर करूँगा, उनके वैल्यूएशंस देखूंगा और यहाँ पे हम समझेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो वैल्यूएशन है वो कैसा है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.21 है। वहीं पे अगर हम HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में एक तरफ नज़र डालें तो इन सब का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इस पैरामीटर के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा सा सस्ते भाव पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अगर हम इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो वो 18% नेगेटिव में थी। मैंने आपको बताया था ये बैंक रिसेंटली लॉसेस कर रहा था NPS की प्रॉब्लम की वजह से। अगर हम बात करें साइज की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का साइज जो है वो बस 35,000 करोड़ है। लेकिन जो बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के पास मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा रूम है ग्रो करने के लिए। अगर हम बाकी कंपनीज के PE रेशियो की तरफ नज़र डालें तो HDFC बैंक का PE रेशियो 27 का है और बाकी सारे जो भी बैंक्स हैं उनका जो PE रेशियो है वो 30 to 35 के आसपास है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट बैंक अभी रीजनेबली वैल्यूड है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और दोस्तों 85 का PE रेशियो कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अभी बैंक ने रिसेंटली लॉस किया था और अभी अभी जस्ट प्रॉफिट में आया है। तो प्रॉफिट्स यहाँ पे कम दिखेंगे लेकिन जो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट करने की वो काफ़ी हाई है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल से अभी वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता है अगर हम बाकी बैंक से कंपेयर करें तो दोस्तों ये बात तो हो गई IDFC फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल्स की। अब चलिए हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि क्या IDFC फर्स्ट बैंक में कोई शॉर्ट टर्म बाइंग है कि नहीं। अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का करंट मार्केट प्राइस 63.45 रुपीज है। दोस्तों मैं यहाँ पे 1 वीक चार्टिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि 1 कैंडल विल रिप्रेजेंट 1 वीक डेटा। अब अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक के रीसेंट लो की तो 18 मई 2020 में इस बैंक ने 18 रुपए 45 पैसे का एक लो बनाया था और वहां से आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है 63 रुपीज पे पहुंच चुका है। यानी कि अगर आपने ये पैसा लगाया होता है इसमें मई के समय में तो आपका पैसा जस्ट 6 से 7 महीने में ट्रिपल हो चुका होता, यानी कि 300% रिटर्न आपको मिल चुके होते। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि स्टॉक जब इतना ऊपर आ चुका है तो इसमें अभी क्या कोई बाइंग पोजीशन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से कि नहीं है, क्या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए इसकी तरफ एक नजर डालते हैं। अब दोस्तों जो लोग शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं उनको मेरे ख्याल से अभी इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 66 रुपीज के लेवल पे मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस है इस स्टॉक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस का, ये एक दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, और ये एक तीसरा पॉइंट है जहाँ पे अभी स्टॉक ने रिसेंटली रेजिस्टेंस बनाया है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे स्टॉक की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। जब स्टॉक लोग बेचने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा। तो ये जो 66 रुपीज का लेवल है ये एक सप्लाई जोन है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर स्टॉक का जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आपको मेरे ख्याल से अभी इसमें कोई भी बाइंग करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने ये स्टॉक होल्ड करके रखा है दोस्तों
तो मेरे ख्याल से आपको इसमें थोड़े और समय तक बने रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बहुत हाई है। और अगर ये 66 रुपीज का लेवल टूट जाता है तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टॉक और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो ये था छोटा सा एनालिसिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।